नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और सोलर सिस्टम। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा सोलर सिस्टम प्लस पृथ्वी की उत्पत्ति। सोलर सिस्टम प्लस क्या बोलेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति। इन दोनों को साथ साथ रखिए, कभी भी अलग नहीं कर सकते कि पृथ्वी का अलग जन्म हुआ, सोलर सिस्टम में सूर्य का अलग जन्म हुआ, एन ग्रह का अलग अलग जन्म हुआ है। सारे को एक साथ ही आपको कंबाइन करके चलना है और पढ़ना है कि जितने भी ग्रह हैं सबका एक ही समय में जन्म हुआ है, जितने भी ग्रह हैं वो सबका एक ही तरीके से निर्माण हुआ है, अर्थात निर्माण की प्रक्रिया एक ही है और एक ही समय में। भले विद्वानों में अन्य चीजों को लेकर मतभेद है, लेकिन सारे ग्रह को और सूर्य को एक साथ आप रखेंगे और स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो सन था मैंने आपको बता दिया था सन का निर्माण कैसे हुआ था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आपका कि विद्वानों के बीच क्या विचार है सोलर सिस्टम को लेके, पृथ्वी को लेके। तो सबसे पहले जो सौर सिस्टम है हमारा, सोलर सिस्टम, इस सोलर सिस्टम जैसे एक डायग्राम बना लीजिए। जो भी 8 ग्रह मान लेती है, ऐसे करके 8 ग्रह करिएगा आप टोटल। हर चैम्बर में एक एक ग्रह को डालते चलिए। जो ये सोलर सिस्टम है इसका निर्माण कैसे हुआ, इसे समझाने के लिए प्राचीन काल से ही विद्वानों ने कोशिश किया। तो जो सारा कोशिश है प्राचीन काल के विद्वानों से लेके मध्यकाल और आधुनिक काल और आज जो तकनीक का युग चल रहा है, जितने भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इन सब के परीक्षण के बाद क्या है, जो सिद्धांत है आप उस सिद्धांत को 2 वर्गों में रखेंगे। पहला क्या रखेंगे वर्ग में कि कल्पना और अनुमान। सेकंड में प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन। जो ये इमेजिनरी नहीं इमेजिनेशन है और आपका क्या है, स्पेकुलेशन है। अर्थात एक साइड इमेजिन किया गया है और जो स्पेकुलेशन है एक कैटेगरी में। सेकंड कैटेगरी में आप रख देंगे जो ऑब्जर्वेशन है, जो प्राप्त आंकड़े डेटा है उस हिसाब से। तो इस तरीके से विद्वानों का 2 वर्ग है हमारे पास, कल्पना वाला अनुमान वाले एक कैटेगरी में, प्रेक्षण वाले सेकंड कैटेगरी में रखेंगे। पर क्या कोई भी सिद्धांत मान्य है? वेदर एनी हाइपोथेसिस इज वैलिड, ये क्वेश्चन जन्म लेता है। क्या कोई भी सिद्धांत हाइपोथेसिस थ्योरी मान्य है? बिल्कुल मान्य नहीं है। अर्थात सोलर सिस्टम के जन्म और पृथ्वी के जन्म से के साथ साथ जो विभिन्न ग्रह उपग्रह हैं, इनके बारे में कोई भी एक मान्य सिद्धांत नहीं है। आप बोलेंगे देयर इज नो एनी थ्योरी और हाइपोथेसिस इज वैलिड। तो ये आपका एक छोटा सा परिचय है कि सोलर सिस्टम पृथ्वी क्या है से संबंधित। पुनः यहाँ पे जो बहुत सारे विद्वान हैं जिनका ऑब्जर्वेशन है, उनको आप कभी कभी क्या एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछा जाता है या उनके सिद्धांत को मैच करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको मैं वही बताऊंगा। ऐसे तो बहुत सारे विद्वान जुड़े हुए हैं सोलर सिस्टम में, तो सारे को क्या है स्टडी नहीं कर सकते आप। उसमें से चंद लोगों को स्टडी करना होगा आपको, और एक मोटा मोटी क्या है आपको आपको एक स्पष्टीकरण रखना होगा। तो देखिए, एक वर्ग के जो विद्वान है ऑब्जर्वेशन में, फर्स्ट वर्ग, वर्ग नंबर सेकंड के विद्वान और वर्ग नंबर थर्ड के विद्वान। पहले विद्वानों का भी 3 वर्ग कर लीजिए आप। ऐसे विद्वान मतलब ऐसे जो भी आपके खगोल शास्त्री या जियोग्राफर हैं जिन्होंने प्रेक्षण किया। तो पहला बोल रहा है, एक वर्ग वाला बोल रहा है कि जो सोलर सिस्टम है उसका जन्म एक सिंगल तारे से हुआ है। इसको बोलेंगे आप सिंगल तारा। अर्थात एक ही तारे से जितने भी उपग्रह हैं, ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु, उल्कापात, इस सारे का निर्माण एक ही तारे से हुआ है। तो सिंगल तारे वाले जो विद्वान है उनको इस कैटेगरी में रखेंगे। पुनः बोलेंगे 2 तारे वाले विद्वान, टू, जो बाइनरी क्या बोलेंगे स्टार वाला, अर्थात 2 तारे। यहाँ पे सिंगल तारे से जन्म हुआ है, यहाँ पे 2 स्टार से। इन 2 स्टार का क्या क्रिया रिएक्शन है वो देखेंगे हम आगे।
तो दो कैटेगरी के विद्वान हो गए। थर्ड कैटेगरी में जो आप विद्वानों को बताएंगे इसमें बोलेंगे 3 स्टार वाले भी विद्वान है, 3 तारा सिद्धांत वाला। याद रखिए कि कोई भी सिद्धांत मान नहीं है, बस एक अनुमान है, ऑब्जर्वेशन है। इवन आप भी या मैं भी अनुमान लगा सकता हूँ कि हाँ ऐसा हुआ होगा, लेकिन इसको प्रूव करना क्या है, संभव नहीं है। तो सिंगल तारे से तो पूरा सोलर सिस्टम का निर्माण, कि 2 तारे से पूरा सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ, कि 3 तारे से पूरा सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ, इसी पे हमको थोड़ा डिस्कशन करना है। यहाँ पे अब जियोग्राफर खगोल शास्त्री जो है उनका सिद्धांत उसके साथ क्या है मिलान करना रहता है। तो मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ कि कौन कौन से विद्वान हैं। सबसे पहले आएंगे जॉर्ज डी बफन, फ्रांसीसी भूगोलवेता। बफन बफन है अपने महाद्वीप विस्थापन सर्वप्रथम कंसेप्ट रखा था, और साथ साथ में क्या है ये बहुत मल्टी टैलेंटेड थे। तो इसमें देखिए बफन, जॉर्ज डी बफन नाम लिखिए फर्स्ट विद्वान का, जॉर्ज डी बफन। कौन सी कंट्री बताएंगे आप, फ्रांस का। डायग्राम से देखिए कि किस तरीके से ये अपना कंसेप्ट रख रहे हैं। बोल रहे हैं जॉर्ज डी बफन सर्वप्रथम एक तारा था, स्टार है, इस स्टार से एक उल्का पार्ट टकराया। आपको पता है उल्का का क्या रहता है, पूछ रहता है और सर भी रहते हैं। तो देखिए सन है, स्टार है, ये उल्का है। अब उल्का क्या है, इस स्टार से टकराएगा, नेक्स्ट स्टेज में यहाँ गड्ढे पड़ जाएंगे और इससे पदार्थ क्या है बाहर निकलेगा। जो एक उल्का इससे टकराया, इससे पदार्थ बाहर निकले सन से। इस प्रकार से कॉम्पैक्ट, अर्थात जॉर्ज डी बफन ने कॉम्पैक्ट संगठन का सिद्धांत दिया कि एक टकराव है, उल्का जो है स्टार से टकराया, बहुत बड़ा उल्का था, और ये पदार्थ बाहर निकले, ये पदार्थ फिर संगठित हुए ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, पास पास आए और संगठित हो गए। संगठित होने के बाद क्या है, जो रिमेनिंग बच गया वो सूर्य है, अर्थात ये जो बच गया बाद में ये सूर्य है, और ये जो संगठित हुए ग्रह में बदल गए। इस तरीके से सूर्य और इसके चारों साइड में ग्रह कैसे बने, नेक्स्ट स्टेज में ये। तो जॉर्ज डी बफन का संगठन सिद्धांत है। पुनः हम देखते हैं महान जर्मन दार्शनिक, महान राजनीतिक शास्त्री के साथ साथ खगोलविद और भूगोलवेता, नैतिक शास्त्र में भी इनका बहुत योगदान है, कांट। एमुअन इमेनुअल कांट बोलेंगे आप, जर्मन फिलोसफर, एथिकल रिफॉर्मर और साथ साथ में जियोग्राफर। इमेनुअल इमेनुअल कांट। तो कांट भी अपना सोलर सिस्टम का जन्म से संबंधित कंसेप्ट रख रहे हैं। ये बोलेंगे आप कहाँ के थे, जर्मनी के। इनका कहना है जो शुरू में पदार्थ थे वो आठ पदार्थ थे, मान लेते हैं कोई भी आठ पदार्थ ऐसे करके, बहुत सारे थे यूनिवर्स में, और ये आपस में क्या है ग्रेविटेशन फोर्स के कारण एक दूसरे की ओर आ रहे हैं ऐसे करके। तो एक दूसरे की ओर आए। अच्छा ये भी बोलते हैं कि जो आठ पदार्थ है, जो भी एक बेसिक पार्टिकल चीज था उसे ठंडा बोलते हैं, ठंडा है, ठीक है। आठ पदार्थ है, ये आपस में क्या हुए, पास पास आए, फिर कॉम्पैक्ट हो गए, ऐसे संगठित हुए होंगे। तो ये जो कॉम्पैक्ट हुए आपस में संगठित हो गए। फिर बोल रहे हैं जब संगठित हुए तो इससे उष्मा निकला, अर्थात तापमान बढ़ा। तापमान बढ़ने के कारण क्या, उष्मा निकला। तापमान बढ़ने से कोई भी चीज की क्या है, गति बढ़ जाती है, तो गति भी बढ़ी, इसकी गति बढ़ गई। जब कॉम्पैक्ट हुए उष्मा निकला, तापमान बढ़ा, इसकी गति बढ़ गई, तीव्र गति से घूमने लगा, और इसके जो वृत्त है, तीव्र गति से घूमने के कारण इसके वृत्त पे एक अभिकेंद्र बल के कारण, क्या बोलेंगे, अभिकेंद्र बल के कारण जो ग्रह है, ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक, ऐसे करके आप बना लेंगे एक सब डायग्राम, ये है। तो कुछ बता रहे हैं कि जो तापमान है, तापमान बढ़ा, गति बढ़ी, कोण वेग बढ़ गया। कोण वेग बढ़ने के कारण क्या हुआ, अभिकेंद्र बल उत्पन्न हुआ,
और अभिकेंद्र बल के कारण क्या, थोड़ा सा फिजिक्स का कंसेप्ट है कि अभिकेंद्र बल जो है वो विषुवत रेखा पे काम करती है। तो अभिकेंद्र बल क्या है, अभिकेंद्र बल के कारण इसके विषुवत रेखा पे एक उभार आया और उभार से जो पदार्थ हैं बाहर निकले और इससे क्या है, ग्रह का उत्पत्ति हुई। तो ये है आपका इमैनुअल कांट का सिद्धांत। इसके बाद है लाप्लास। जस्ट लाप्लास इनके अपोजिट डायरेक्शन में पदार्थ को आग की जगह, आग पदार्थ को ठंडा ना बोल के गर्म बोलते हैं। कंसेप्ट सेम देते हैं लाप्लास। तो लाप्लास जो है आपका, ये अपना नेबुला सिद्धांत के लिए फेमस है। और इमैनुअल नोट भी कर लीजिएगा, जो कांट है अपना, ओनली कांट याद रखिए, गैस सिद्धांत, कांट का गैस सिद्धांत। और जो आपको लाप्लास बता रहा हूँ मैं, लाप्लास फ्रांसीसी ज्योग्राफर, ये किस सिद्धांत के लिए फेमस है अपने, बोलेंगे नेबुला सिद्धांत। तो नेबुला सिद्धांत है, नेबुला पता है आपको, सूर्य का निर्माण नेबुला से होता है तथा आदि सूर्य जो प्रारंभिक सूर्य था। तो लाप्लास बोल रहे हैं नेबुला से होता है पदार्थ का निर्माण, सोलर सिस्टम का निर्माण। जो आद पदार्थ है वो गर्म बताया था इन्होंने, छोटे और गर्म। कांट ने क्या बताया था, ठंडा। इस आद पदार्थ को ठंडा बताया था, बस लाप्लास ने इसे गर्म कर दिया। बाकी सेम कंसेप्ट है, पदार्थ पास पास आए, मतलब जो नेबुला का निर्माण हुआ होगा पदार्थ के पास पास आने से फिर क्या हुआ, कोण वेग बढ़ा। कोण वेग बढ़ने के कारण क्या हो गया, तो बोलेंगे आप अभिकेंद्र बल उत्पन्न हुआ। कहाँ पे अभिकेंद्र बल उत्पन्न होते हैं, वृत्त पे। ठीक है, कोण वेग बढ़ा, कोण वेग के बाद अभिकेंद्र बल उत्पन्न हुआ इसके वृत्त पे। ये वाला वृत्त है जो दो भागों में बराबर बांट दे किसी भी आकाश की पिंड को, उसे वृत्त बोलते हैं इसे। मतलब आप व्यास बोलिए। ठीक है, ये वृत्त है, व्यास तो ये हो गया। इसके केंद्र पे से चारों साइड में आपका एक उभार उत्पन्न होता है, किस कारण से, तो अभिकेंद्र बल के कारण। सेम कंसेप्ट है कांट के जैसा, बस गर्म कर दीजिएगा यहाँ पे, और ये बाद में छल्ले के जैसे बाहर आते गए, अर्थात चेंबर बाई चेंबर ऐसे। यही क्या है यहाँ पे, सोलर सिस्टम है। ये जो बजी है सूर्य है। तो इस तरीके से आपका तीन जो विद्वान है उनका है, बफन का, कांट का, लाप्लास का। तो देखेंगे आप लाप्लास, ये जो लाप्लास है और कांट, इन्होंने एक सिंगल मतलब नेबुला का बात किया है, एक मतलब एक सिंगल तारे से जन्म होता है। और बफन क्या बोल रहे हैं, धूमकेतु सूर्य से टकराया। तो दो को मान रहे हैं, बाइनरी मान रहे हैं आपका। इसके बाद हम देखेंगे आपका चेम्बरलेन और मोल्टन का ग्रहणु सिद्धांत। चेम्बरलेन और मोल्टन, चेम्बरलेन व मोल्टन, इनका ग्रहणु सिद्धांत है, ग्रहणु प्लेनेटरी थ्योरी है। इस सिद्धांत के लिए फेमस है। तो क्या बोल रहे हैं चेम्बरलेन, ये बाइनरी सिद्धांत मानते हैं, मतलब दो तारा, तारे तो हैं लेकिन मात्रा क्या है इसकी, डबल है, दो तारे हैं, एक ये वाला तारा, एक ये तारा। तो बोल रहा है दो तारे थे, जो ये वाला तारा था इसको इन्होंने नेबुला का नाम दे दिया, और ये सन है। बोल रहे हैं जो नेबुला है वो सन के पास से गुजरा, जो नेबुला है सन के पास से क्लोज गुजरा। तो ऐसे गुजर रहा है, मान लीजिए इसके पास से गुजरा, तो इस पे एक क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स काम किया, किस पे, सूर्य पे। ब्रह्मांड में ग्रेविटेशन फोर्स हर चीज का जन्मदाता है। तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, किस पे लगा, सन पे लगा। जब ग्रेविटेशन फोर्स सन पे लगा तो सन से क्या पदार्थ बाहर निकले, क्योंकि इसका ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा है, ये खींच रहा है सन के पदार्थ को। तो मान लेता हूँ सन से पदार्थ जो निकले फिर से पुनः इसके इस साइड से खिंचा रहे हैं ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। ठीक है, ये नेबुला है, ये खींच रहा है पदार्थ को, ऐसे करके एक उभार आया, और बाद में यही उभार और पास आने के कारण जो है बढ़ता गया, बढ़ता गया। अंत में जो पदार्थ बाहर आए, जो भी रिंग का छल्ला बनते जा रहा है वो नेबुला के ग्रेविटेशन फोर्स के कारण बढ़ते जा रहा है। और इसके पास क्या है आपका, जो बच गया
तो वो सुर रह गया और बाद में जो है नेबुला पास हो गया वहां से, ठीक है, चला गया। तो यही पदार्थ इसके चारों साइड घूमने लगा था, सूर्य के चारों साइड घूमने लगे, ग्रह बने, ये नेबुला पास हो गया। इसका बस एक ही काम था कि उस समय क्या था, सूर्य के नजदीक गया था तो ग्रेविटेशन बल लगाया, फोर्स लगाया, तो सूर्य के जो पदार्थ थे वो बाहर निकले होंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, बाद में संगठित हुए होंगे और रिंग के रूप में रिंग बाय रिंग बनने लगे। तो इस तरीके से नेबुला का जन्मदाता है सोलर सिस्टम का। तो दो तारा सिद्धांत में चेम्बर और मोल्टन को डालेंगे आप, ग्रहाणु सिद्धांत के लिए फेमस है। पुनः यहाँ पे जिन्स और जेफरी, क्या नाम बोलेंगे, जिन्स और जेफरी का टाइडल सिद्धांत। जो ज्वार सिद्धांत है उसके लिए फेमस है, जिन्स और जेफरी अपने क्या है, ज्वार सिद्धांत के लिए फेमस है। तो एक बार देख लेते हैं। जिन्स व जेफरी का ज्वार सिद्धांत, टाइडल थ्योरी सेम है चेम्बर मोल्टन लेन की जगह, जैसे चेम्बर मोल्टन लेन है उन्हीं से मिलता जुलता है, बस अंतर है क्या करना है। देखिए दो तार की बात पे भी करते हैं कि दो तारे हैं, दो तारा है, सेकंड वाले तारे को क्या नाम दिया गया है, नेबुला, ये बड़ा है, ईश्वर की नेबुला। तो बोल रहे हैं कि ये जो पदार्थ मतलब नेबुला ने इस पे ग्रेविटेशन फोर्स लगाया है, इस पे सूर्य पे ग्रेविटेशन फोर्स लगाया, अतः सूर्य से पदार्थ निकले, सूर्य से जो पदार्थ निकले और ऐसे करके रिंग बना। लेकिन बोल रहे हैं जो सूर्य से पदार्थ निकला है वह कैसा है आपका, तो ये बोल रहे हैं कि बीच में मोटा है और दोनों सिरे पे पतला है, अर्थात बीच में मोटा कर दीजिए और दोनों किनारों पे पतला कर दीजिए ऐसे करके। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सूर्य के नज़दीक मतलब ग्रह जो है धीरे धीरे लंबाई में बढ़ते हैं, कुछ ऐसे ही मिलते हैं आपको ग्रह ऐसे। सूर्य से दूरी के अनुसार पहला बुध ग्रह छोटा ग्रह, उससे बड़ा ग्रह शुक्र ग्रह, फिर क्या है पृथ्वी ग्रह, फिर मंगल, सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह, ऐसे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं आपको। तो बीच में एक उभार ज्यादा है, दोनों किनारों पे पतला है, तो सूर्य से पदार्थ जो निकला है आपका इस तरीके से डंबल के आकार के रूप में तो दिखाई दे रहा है कि निकला है। तो यही है इनका ज्वार, ज्वार के रूप में पदार्थ निकला और इससे क्या है आपका सूर्य सोलर सिस्टम का उद्भव हुआ। और जीन्स जेफरी सिद्धांत के बाद है आपका ऑटो सिमट अपने इंटरस्टेलर डस्ट थ्योरी के लिए फेमस है। ऑटो सिमट परमाणु वैज्ञानिक भी हैं, तो परमाणु बम का क्या टेस्टिंग भी किए हैं इसके लिए फेमस है, परमाणु रिएक्टर भी बनाया है। इनका इंटरस्टेलर सिद्धांत और अंतर धारक धूल सिद्धांत, ऑटो सिमट जर्मन जो है ये भौतिकवादी थे। इनका क्या कहना है जो ब्रह्मांड है, पहले तो इनका देख लीजिए इंटरस्टेलर बोल रहे हैं सिद्धांत को, इंटरस्टेलर थ्योरी, ये डस्ट कर लीजिएगा सर, इंटरस्टेलर डस्ट थ्योरी, अर्थात मान लेता हूँ ब्रह्मांड है, ये बोल रहे हैं ब्रह्मांड में पहले से धूल का कण और गैस है। यूनिवर्स है तो यूनिवर्स में क्या है, धूल का कण और प्लस गैस है। ये धूल का कण और गैस क्या है, आपस में ग्रेविटेशन फोर्स के कारण खींचा है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या पास पास आ गए, फिर उनमें क्या है संघटन होने लगा, संगठन के फलस्वरूप एनर्जी उत्पन्न हुआ, उष्मा उत्पन्न हुआ, इससे क्या है मतलब ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। तो इस तरीके से जो भी ग्रह आपको दिखाई दे रहे हैं ये धूल और गैस कणों से बने हुए हैं। तो ऑटो सीमेंट इसलिए अपने इंटरस्टेलर धूल सिद्धांत के लिए फेमस है। अब इसके बाद हम बात करेंगे आपका रसेल और लिटिलटन, ये दोनों ब्रिटिश जियोग्राफर थे और खगोल शास्त्री। तो लिटिलटन कर लीजिए, एक ही नाम याद कर लीजिए इनका, इन्होंने दो अलग अलग साइंटिस्ट के साथ क्या है
मतलब बोल रहे हैं अपने बाइनरी थ्योरी में 2 तारा की जगह 3 तारा बोल रहे हैं ये। ध्यान से देखिएगा, लिटिलटन क्या बोल रहे हैं, ब्रिटिश जियोग्राफर वो शास्त्री बोल रहे हैं अपने बाइनरी थ्योरी में कि हम जैसा सोच रहे हैं कि पहले ही से सूर्य था, एक सिंगल सूर्य नहीं था, 2 सूर्य पहले से थे। जो सूर्य है, सूर्य के साथ इसका एक जुड़वा दोस्त है, अर्थात क्वीन स्टार शुरू से ही मौजूद है। देखिए 3 तारा हो गया, मतलब 2 सूर्य पहले से मौजूद है, ट्विन स्टार हो गया। इसके पास से एक क्या है बोल रहे हैं, साथी तारा के पास से नेबुला अर्थात बहुत बड़ा सूर्य गुजरा। तो बोल रहे हैं ये अपना ग्रेविटेशन फोर्स इस साथी तारे पे लगाया। ये सूर्य भी क्या है, इस साइड अपने साथी तारे पे ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है। ये दोनों अपने साथी तारे पे क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल लगाने के कारण जो पदार्थ है वो दोनों साइड से खिंचाए हैं। ये सूर्य है तो सूर्य के दोनों साइड से क्या है, पदार्थ खिंचाए ऐसे करके। तो एक साइड से ये खींच रहा है नेबुला ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, इस साइड से इसका पार्टनर जो दोस्त है सूर्य को खींच रहा है। फलस्वरूप ऐसे करके छल्ले के आकार में रिंग बाई रिंग बनते गए। तो यही है आपका लिटिलटन का बाइनरी थ्योरी सिद्धांत। देखिए बहुत सारा सिद्धांत है, आप बस इतना समझिए कि सूर्य का निर्माण कैसे हुआ था। और बाकी क्या है कि एक नेबुला, ये जो नेबुला है यही है पूरे ब्रह्मांड का जन्मदाता। जो भी हमको दिखाई दे रहा है आपका सेलेस्टियल आकाश की पिंड, ये सब नेबुला से बने हुए हैं। सूर्य भी बना हुआ है, ग्रह उपग्रह सब बने हुए हैं। तो क्वेश्चन काफी सारे सोलर सिस्टम और पृथ्वी से जुड़े हुए हैं जिनका अभी तक आंसर नहीं मिल पाता। जिनका आंसर मिला है उसमें 2 तो फिक्स है, बाकी जो है निश्चित नहीं है। तो अनसर्टेन वाला सिचुएशन लगातार बना हुआ है। सबसे पहले देखिए जिनके आंसर मिले हैं कि सभी ग्रह एक ही समय में बने, एक ही टाइम में बने। तो समय तो एक ही है, ठीक है। कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई है आपकी, देखिए पहले तो सूर्य सूर्य की उत्पत्ति बोलते हैं 6 से 7 अरब वर्ष पूर्व। जब सूर्य बन गया तो सूर्य बनने के बाद जो भी ग्रह उपग्रह है, पृथ्वी है, इन सब की उत्पत्ति क्या है, 4.5 अरब वर्ष पूर्व। तो सूर्य पहले क्या है, 6 से 7 अरब वर्ष पहले जन्म ले लिया था। पृथ्वी 5 से 5.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का जन्म हुआ, मतलब सारे ग्रह का एक ही टाइम पे जन्म हुआ है। फिर बोल रहा है कि सभी ग्रहों का जो निर्माण है एक ही प्रक्रिया से हुआ है। तो एक ही प्रोसेस, जो भी प्रोसेस है एक ही प्रोसेस से प्रक्रिया से बना हुआ है। लेकिन जो आंसर नहीं मिल रहा है इसके, ये दोनों प्रश्न तो क्लियर है, जो आंसर नहीं मिल रहा है अनुत्तरित है, वो क्या है आपका कि ये सूर्य है तो सूर्य के कोर में हाइड्रोजन और हीलियम है, आपको पता है। सन का कोर है तो वो हाइड्रोजन हीलियम अर्थात गैस से बना हुआ है। पुनः जो पृथ्वी का कोर है, ये पृथ्वी है, इसका कोर सेंटर पॉइंट कोर, तो कोर क्या बना हुआ है आपका, निकिल और आयरन से, इन दोनों से बना हुआ है। पुनः जो बड़े बड़े ग्रह हैं, जो आउटर प्लेनेट है, जैसे कि बृहस्पति के बाद जो भी बृहस्पति है, यूरेनस नेपच्यून, ये सब वो गैस से बने हुए हैं। जैसे हाइड्रोजन हीलियम ये मेजर गैस है। इसके बाद आपका सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, मेथेन। फिर छोटे ग्रह भी इसी तरीके से हैं। पुनः बड़े ग्रह अगर गैसों से बने हैं तो छोटे ग्रह जैसे बुध, पृथ्वी, मंगल, ये सब क्या है आपके धातु और आपके मतलब पत्थरों से बने हुए हैं, छोटे छोटे चट्टान रॉक। तो देखिए बड़े ग्रह जो है आपके गैस से बने हुए हैं, लेकिन छोटे ग्रह फिर से धातु रॉक से बने हुए हैं। तो स्थल, इनको एक साथ स्थल बोला जाता है, और वो गैस ग्रह है, ये स्थल ग्रह। तो पृथ्वी का कोर निकिल से बना हुआ है और सूरज क्या है, हाइड्रोजन हीलियम से बना हुआ है। तो कैसे हो सकता है ऐसे, तो इसमें बहुत सारा अनुमान फिर लग जाता है। क्या ऐसा हुआ कि जो धातु है वो आपका सन से अलग हो गया हो, फिर सन के पास गैस बच गया हो, धातु अलग हो गए हो, गैस बच गया हो। फिर बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि सन से जो है पदार्थ बाहर निकले हों,
पिघले हुए अवस्था में हो, धीरे धीरे क्या है, ठंडे हुए हो। जैसे सन से पदार्थ जो है गर्म पदार्थ बहुत निकला, और वो पिघला हुआ पदार्थ धीरे धीरे ठंडा हुआ, समय के साथ ठंडा कोल्ड हो गया, और कोल्ड होने के बाद ग्रह बन गया, और सबसे पहले बाहर का चेम्बर ठंडा हुआ, और जो अंदर था आपका भारी तथा धातु रह गया। मान लेते हैं सबसे पहले क्या जमता है, कोई भी चीज़, जैसे पानी में आप डालेंगे भारी चीज़ नीचे रहता है, हल्की चीज़ ऊपर रहती है। कोई भी चीज़ क्या है, भारी रहेगी तो नीचे जाती है। तो भारी वाली धातु हो सकती है कोल्ड पहुंच गया हो, और जो गैस वाला हो ऊपर रह गया हो। तो कंसेप्ट तो इसमें बहुत सारे हैं। धातु अलग हो गया सन से, कि सन से जो पदार्थ बाहर निकले पिघले अवस्था में थे, इसमें धातु गैस था वो, जो धातु अंदर बैठ गया हो, जैसे पृथ्वी का कोड में धातु अंदर बैठ गया है, निखिल आयरन से बना हुआ कोड है, और बाहर में क्या विभिन्न प्रकार की गैसें हैं इसकी, वायुमंडल में भी गैस हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस फिर ये नहीं पता चल रहा है कि इसमें कोड में आखिर धातु निखिल क्यों नहीं है। तो तमाम क्वेश्चन जो है अनुत्तरित रह जाते हैं इसका।